नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी और हमारे खास शो तहकीकात में आपका स्वागत है। अगर आपकी जमीन पर एक 5 सितारा आलीशान होटल बना हुआ हो तो आपकी महीने की कमाई कितनी हो सकती है? 500 रुपए, 50,000 रुपए या फिर 50 लाख रुपए? अगर दिल्ली में किसी प्राइम लोकेशन पर आपका मकान है तो मंथली रेंटल इनकम क्या आ सकती है? 25 रुपए या फिर 25,000 रुपए? इन दोनों ही सवालों के दो जवाब हो सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी निजी है तो होटल से आमदनी आपको 50 लाख हो सकती है, लेकिन वक्फ की है तो 500 रुपए भी हो सकती है। अगर प्रॉपर्टी निजी है तो मकान से आमदनी हो सकती है 25,000 रुपए महीना, लेकिन अगर वक्फ की है तो कागजों में 25 रुपए भी दिखाई जा सकती है। आखिरकार 50 लाख की कीमत वाली आमदनी को वक्फ के कागज में 500 रुपए क्यों दिखाया जा रहा है? 25,000 को 25 रुपए महीना की आमदनी क्यों बताया जा रहा है? बाकी की इनकम कहां जाती है? वक्फ की प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पे करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं और आज इन्हीं घोटालों की करेंगे हम तहकीकात। तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित किया। देवभूमि द्वारका में किसान की जमीन पर दरगाह बन गई। सूरत नगर निगम के दफ्तर का विवाद कोर्ट पहुंच गया। जामनगर में रतनबाई मस्जिद के बाजार पर कई साल से टेंशन है। तमिलनाडु के तिरुचेंदुरई गांव को वक्फ बोर्ड अपनी जागीर बता चुका है। महाराष्ट्र के लातूर में किसानों की 300 एकड़ जमीन पर सुनवाई चल रही है। लखनऊ के अन्नपूर्णा मंदिर को वक्फ अपनी संपत्ति बता चुका है। दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर बसी 123 प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट चल रहा है। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, यूपी, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, हैदराबाद और महाराष्ट्र भारत के नक्शे में शायद ही ऐसा कोई राज्य बचा हो जहां वक्फ बोर्ड की मनमानी का एग्जाम्पल ना हो। शायद ही ऐसा कोई बड़ा शहर हो जहां वक्फ का फैसला विवादों में ना हो। शहर दर शहर, गली दर गली इस पर एक तरह से कब्जे के बाद दूसरा कब्जा करने का काम किया गया। प्लीज Honorable members, कुछ मुसलमान पूछ रहे हैं कि वक्फ एक्ट में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। कुछ लोग वक्फ एक्ट में संशोधन को मजहबी मामले में इंटरफेयर बता रहे हैं। कुछ लोग जमीन हथियाने की साजिश साबित कर रहे हैं। उन लोगों के लिए वक्फ बोर्ड के कारनामों के कुछ सैंपल्स दिखाते हैं। हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। अब इसका हिसाब किताब देख लीजिए।
वक्फ बोर्ड के पास 8,72,328 अचल संपत्ति है, जिसमें से 4,36,169 यानी आधे से ज्यादा की कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है। जिन आधी संपत्तियों की जानकारी सरकार के पास है, उनमें से 58,898 पर अवैध अतिक्रमण हो चुका है। 13,202 प्रॉपर्टीज पर केस पेंडिंग है। वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। 1,19,200 मस्जिदें हैं। 1,13,187 दुकानें हैं। 92,505 रिहायशी इमारतें हैं। भरोसा करना मुश्किल होगा कि इतनी सारी प्रॉपर्टी से होने वाले इनकम महज 166 करोड़ रुपए दिखाई गई है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास अकूत संपत्तियां है। विपक्ष और मुसलमानों के बड़े संगठन ये आरोप लगाते रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ है। हालांकि आप बहुत सारे मुस्लिम देशों को देखें तो वहाँ वक्फ बोर्ड नाम से कोई विभाग नहीं, और जिन देशों में है भी वहाँ पर उतनी संपत्तियां नहीं जितने भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन 70 साल की आमदनी को आप देखें तो वक्फ बोर्ड में कुछ खास नजर नहीं आती। तुर्की, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, इराक में वक्फ बोर्ड नहीं है। हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के गठन के पीछे कई खास मकसद थे। बोर्ड के जरिए धर्म और मुसलमानों की तरक्की का रास्ता निकाला गया। वक्फ बोर्ड गठन का मकसद गरीब मुसलमानों की मदद करना, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यतीम खानों के लिए काम करना था। लेकिन इनमें से शायद ही कोई ऐसा काम हो जिसे अच्छे से अंजाम दिया गया हो। पिछले 75 सालों में वक्फ बोर्ड के नाम पर खुली लूट मची। वक्फ की गई संपत्ति खुर्द बुर्द की गई। प्रॉपर्टीज से हुई इनकम का भी कोई हिसाब किताब नहीं है। वक्फ से हुई कमाई की मलाई रसूखदार मुसलमान चाट गए। गरीबों के हाथ कुछ नहीं लगा। सवाल यह है कि वक्फ की संपत्तियों से हुई कमाई कहां गई? वक्फ की प्रॉपर्टीज पर किन लोगों का कब्जा है? पुराना वक्फ एक्ट मनमानी का सबसे बड़ा औजार कैसे बन गया था? पुराने वक्फ एक्ट के बल पर वक्फ बोर्ड ने कितनी संपत्ति कब्जाई? विवादों में पड़ा, सवालों में घिरा वक्फ एक्ट में आखिर संशोधन से किसे फायदा होगा? किससे नुकसान होने वाला है? विरोध कर रहे मुसलमानों के हाथों में कितना दम है? विरोध कर रहे मुसलमानों का निजी फायदा क्या है? वक्फ ने भारत की कितनी जमीन मनमाने तरीके से हड़प ली है, हड़पने की कोशिश की है? इसकी तहकीकात आपको हैरान कर देगी। कहा जाता है देश में सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, उसके बाद सेना का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर है वक्फ। रेलवे की जो जमीन है उसमें रेलवे की जो पटरियां बिछी हुई हैं उसको भी काउंट किया जाता है, तो रेलवे की जमीन ज्यादा होना लाजमी हो जाता है। फिर सेना के पास जो जमीन है उसमें बॉर्डर, फेंसिंग एरिया, ट्रेनिंग सेंटर, अकोमोडेशन सब कुछ आता है, तो सेना की जमीन भी इस लिहाज से ज्यादा होना काफी ऑब्वियस हो जाता है। लेकिन वक्फ की जो जमीन है वो क्या है? उस पर बने हुए हैं दफ्तर, उस पर बने हुए हैं मकान, स्कूल, कॉलेज, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए वो इस्तेमाल हो रही है। तो अगर आप सही मायनों में समझने की कोशिश करेंगे तो जो लैंड बैंक है उस लिहाज से सबसे बड़ा निजी लैंड बैंक वक्फ के पास ही मौजूद है। अब सवाल ये कि इन जमीनों से कितनी कमाई होती है, वो कमाई किसके खाते में जाती है, इन जमीनों पर कैसे और क्या इस्तेमाल होगा ये कौन तय करता है, इनकी रजिस्ट्री कैसे होगी, इनको क्या ट्रांसफर किया जा सकता है। आखिर जब हमने इन सवालों की तहकीकात करने की कोशिश की तो जो तथ्य हमारे सामने निकल कर आए वो चौंकाने वाले थे। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। आप भी देखिए हमारी तहकीकात की ये अगली रिपोर्ट। 500 करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी, किराया 12,000 रुपए महीना। छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ की जमीन माफियाओं को बेच दी। तमिलनाडु का 1500 साल पुराना मंदिर वक्फ बोर्ड ने कह दिया हमारा है। हरियाणा में गुरुद्वारे की जमीन वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। पटना में छठ पूजा का घाट मौलानाओं ने वक्फ बोर्ड की जागीर बता दी।
9.40 लाख एकड़ जमीन पर हुई बंदरबाट का ये सबसे छोटा सैंपल है। वक्फ बोर्ड के कारनामों की लिस्ट इसमें बहुत बड़ी है। वक्फ बिल पर संसद में खूब कोहराम मचा। विरोधियों ने अलग अलग दलीलें दी। मौलानाओं ने भी मुस्लिम बस्तियों में जा जाकर खूब शोर मचाया। धार्मिक मामला है, इसमें सेकुलर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। धोखा दिया जा रहा है। लेकिन मुसलमानों के एक तबके ने संशोधन पर जश्न मनाया, मिठाई बांटी। मौलाना कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट संशोधन से मुसलमान बर्बाद हो जाएगा, तो मुसलमानों का ही दूसरा तबका जश्न क्यों मना रहा है? हम इसकी तहकीकात करने के लिए देश के हर राज्य में घूमे। सबसे पहले हम तमिलनाडु के उस गांव पहुंचे जिसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में किया। पीआईबी की रिपोर्ट में इस गांव का नाम लिखा गया। तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तिरुचेंदुरई मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर। चेन्नई से तिरुचेंदुरई गांव की दूरी 340 किलोमीटर है। दिल्ली से 2437 किलोमीटर की दूरी पर बसा यह गांव कुल 330 एकड़ में फैला है। तिरुचि जिले में स्थित इस गांव के अंदर 8वीं सदी में बना एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां हिंदू रोज पूजा करने आते हैं। इसी गांव के एक किसान पर बैंक का लोन बढ़ गया था। 2022 में किसान राजगोपाल ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने की कोशिश की, जिससे कि बैंक का कर्जा चुकाया जा सके। जमीन की रजिस्ट्री कराने राजगोपाल रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे तो इस गांव को वक्फ संपत्ति होना बताया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने जमीन बेचने से पहले वक्फ बोर्ड से एनओसी लाने की मांग की। इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में पूरे गांव को वक्फ संपत्ति होने से जुड़ा नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। पूरा का पूरा गांव तिरुचेंदुरई जो तकरीबन 380 एकड़ में फैला हुआ है, ये बताया गया कि पूरा का पूरा गांव वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिसके बाद लोग बुरी तरह परेशान हो गए। वहां पर रजिस्ट्रार ऑफिस में बाकायदा ये नोटिस लगा दिया गया कि इस गांव की जमीन को उस शर्त पर ही खरीदा या बेचा जा सकता है जब खरीदार या जमीन को बेचने वाला वक्फ बोर्ड से एनओसी लेकर आएगा। सरकार के दखल के बाद इस गांव में जमीन की रजिस्ट्री शुरू हो चुकी है। जमीन खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड अभी भी अपने दावे पर कायम है। बवाल मचा तो डीएमके की सरकार ने इस शर्त को निरस्त कर दिया। ये कहा गया कि वहां पर जो भी जमीन खरीदना या बेचना चाहता है उसे वक्फ बोर्ड से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वहां पर कई सारी जमीन की रजिस्ट्रियां भी हुई, लेकिन अभी भी वक्फ बोर्ड इस बात पर कायम है कि वो जो गांव है उसकी तमाम जमीन जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। हालांकि इस दावे को साबित करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं अभी तक उसे पब्लिक नहीं किया गया है। वक्फ एक्ट संशोधन बिल पास होने के बाद कर्नाटक में भी खूब जश्न मनाया गया। विजयपुरा गांव के लोगों ने मिठाई बांटी, मंदिर में पूजा पाठ की। इसके पीछे की वजह जान लीजिए। अक्टूबर 2024 में कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया। विजयपुरा गांव के किसानों की 1200 एकड़ जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया। किसानों को वक्फ के नोटिस मिलने पर बवाल मच गया। सरकार को यह नोटिस रद्द करना पड़ा। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की मनमानी का यह इकलौता केस नहीं है। पहले भी वक्फ बोर्ड नगर निगम के खेल मैदान को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर चुका है। बेंगलुरु शहर के बीच में बने इस खेल मैदान की कीमत करोड़ों रुपए है। ईदगाह के पास खाली पड़ा मैदान 1974 में हुए सर्वे में खेल मैदान दिखाया गया। बीबीएमपी की जमीन दर्ज की गई। 2006 में नगर निगम ने इस जमीन पर सार्वजनिक शौचालय भी बनवाया। कोई विरोध नहीं हुआ। इसके बाद वक्फ बोर्ड ने 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अपना दावा ठोक दिया। बीबीएमपी के रिकॉर्ड्स में इसे खेल का मैदान बताया गया और आप देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे यहां पर क्रिकेट खेलते हुए भी आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड और
सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन का ये कहना है कि ये एक ईदगाह मैदान है और उसकी एक झलक तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहाँ पर ईदगाह मैदान बनाया गया है और ईद के दिन यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं और नमाज अदा करते हैं। केंद्र सरकार का ये दावा है कि 1850 में ऐसा बताया गया कि ये जो मैदान है इसको वक्फ करार कर दिया गया था, लेकिन इससे जुड़ा हुआ कोई भी दस्तावेज वक्फ बोर्ड या फिर सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की तरफ से सार्वजनिक नहीं किया गया। ईदगाह के पास बने इस खेल मैदान में ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट वक्फ बोर्ड नहीं दिखा सका है जिससे साबित हो सके कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। लेकिन दावा अभी भी बरकरार है। वहां के पूरे डॉक्यूमेंट्स हमने सर्च करके निकालने के बाद ही अब मैं पूरी गारंटीड लोगों के सामने ये बात बता सकूंगा कि यहाँ हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। बीबीएमपी ने गलत तरीके से उसको कब्जा करने की कोशिश की थी और हमारे जजेस साहिबान ने उनकी इस मुहिम को और इनकी इस सोच को रोक लगा दिया। कहा कि सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के पास इसके पूरे पेपर्स हैं, तो इस वजह से अब हम बीबीएमपी को नाजायज कब्जा करने की इजाजत नहीं देंगे। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के नाम पर लूट का खूब खेल हुआ है। वक्फ बोर्ड ने ऐसी जमीनों को अपना बता दिया जिस पर हिंदू कई पुश्तों से खेती करते आ रहे हैं, जबकि वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उनका सच आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के पास 1,11,874 एकड़ जमीन है। वक्फ के पास जो जमीन है उनमें से 85,000 एकड़ यानी कि 77% से ज्यादा जमीन पर भी अतिक्रमण हो चुका है। वक्फ बोर्ड के पास 47,634 इमारतें हैं। इनमें से 4,108 इमारतों पर अवैध कब्जा हो चुका है, जिसमें से अभी तक 1935 मामलों का ही निपटारा हो सका है। 14,855 बिल्डिंग्स को किराए पर दे दिया है, जिससे कुल 77 करोड़ रुपए सालाना इनकम होती है। कर्नाटका वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी और जमीन को लेकर खूब बंदरबाट हुई। वक्फ के नाम पर लूटपाट मची। रसूखदार लोगों ने वक्फ की संपत्ति का एनक्रोचमेंट किया और खूब पैसे कमाए, जबकि गरीब मुसलमानों का इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इसकी न तो कोई जांच हुई और न इसको लेकर कोई सवाल उठाए गए। इसके बाद साल 2012 में अनवर मणिपाड़ी के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया, जिसने कर्नाटका वक्फ बोर्ड में हुए घोटाले की जांच की। अनवर मणिपाड़ी कमेटी ने जब वक्फ प्रॉपर्टीज की जांच की तो ऐसा खेल खुलकर सामने आया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वक्फ की प्रॉपर्टी का क्या इस्तेमाल हो रहा है, इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, जान लीजिए। 2001 से 2012 के बीच 29,000 एकड़ जमीन नेताओं और उद्योगपतियों के नाम गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर की गई। इस जमीन की कीमत करीब 2 लाख करोड़ रुपए है। 2 मेडिकल कॉलेज, 8 इंजीनियरिंग कॉलेज, 14 कॉलेज स्कूल, 1 5 स्टार होटल, 5 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स रसूखदार लोगों को कौड़ियों के भाव लीज पर दिए गए। वक्फ बोर्ड को इससे 100 करोड़ रुपए महीने का नुकसान हुआ। बेंगलुरु में 5 स्टार होटल के लिए वक्फ प्रॉपर्टी महज 5,000 रुपए महीने में लीज पर दे दी गई। इस जमीन की कीमत 500 करोड़ से ज्यादा है। वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों का खेल सिर्फ साउथ में नहीं हुआ, उत्तर भारत में भी ऐसे केसेस की लिस्ट बहुत लंबी है। उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड ने कई अजब गजब कारनामे किए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में वक्फ बोर्ड मंदिर से लेकर रिहायशी कॉलोनी और सालों से चल रहे सरकारी दफ्तरों को अपनी जागीर बता चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी जमीन के कागजात पेश नहीं किए गए, बस ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। ये लखनऊ की 2 सरकारी इमारतें इंदिरा भवन और जवाहर भवन हैं। इन 2 बिल्डिंग्स में सालों से सरकारी दफ्तर चले आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने दोनों सरकारी इमारतों को अपनी प्रॉपर्टी बताया है। सरकार से इनके बदले किराए और मुआवजे की मांग की है। आप मेरे सामने जो परिसर देख रहे हैं, ये जवाहर भवन का परिसर है। सामने आप भारतीय तिरंगा देख सकते हैं। इंदिरा भवन का परिसर है, यहाँ भी भारतीय तिरंगा लगा हुआ है और ये दोनों ही ऑफिस कई सारे मंजिलों में बने हुए हैं और सैकड़ों की तादाद में इन दोनों ही ऑफिसेज में सरकारी जो ऑफिसर्स होते हैं, बड़े सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर आके बैठते हैं, सरकारी मुलाजिम यहाँ पर बैठते हैं। और जब शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा किया गया कि लखनऊ की तमाम प्रॉपर्टीज में से ये 2 भी
ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो दरअसल शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी हुई हैं और सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो अपने आप में समझा सकता है कि ये सब मामले कितने ज्यादा सेंसिटिव हैं, कितने ज्यादा संवेदनशील हैं। वक्फ बोर्ड इन 2 बिल्डिंग्स को लेकर दावे तो बहुत करता है, लेकिन किसी ने भी अभी तक इन जमीनों से जुड़े कागजात नहीं देखे हैं, ना ही वक्फ ने कभी इसके कागजात पेश किए हैं। लखनऊ में इंदिरा भवन है, जवाहर भवन है, क्या इसके बारे में आप लोगों के पास जानकारी है कि ये वक्फ की संपत्ति है? देखिए, कहा तो जाता है मगर हमने कभी इसके डॉक्यूमेंट देखे नहीं है। लिहाजा वक्फ बोर्ड के पास अगर से डॉक्यूमेंट्स है तो वक्फ बोर्ड इसको शो करे। अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड को कस के आवाज उठाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जो हमारी वक्फ की प्रॉपर्टीज है, हमने सुना इंदिरा भवन है, जवाहर भवन है, बापू भवन है, इसके अलावा डीएम लखनऊ का बंगला है, कैसरबाग बारादरी है, इसके बारे में हम एक अरसे से सुनते चले आ रहे हैं, मगर डॉक्यूमेंट सोच के वक्फ बोर्ड के पास वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। लखनऊ में वक्फ की मनमानी का दूसरा सैंपल करबला अब्बास बाग इलाका है, जहां 10 लाख स्क्वायर फीट जमीन पर रिहायशी कॉलोनी बसी है। करबला अब्बास बाग में 2014 में कॉलोनी काटी गई, सारे प्लॉट्स बिक गए, मकान तक बन गए। साल 2016 में अचानक वक्फ बोर्ड ने इस प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोक दिया। ये आप पूरी जमीन देख रहे हैं, यहाँ से बात है, ये करबला अब्बास बाग ये वक्फ की जमीन है। पीछे की करबला बनी हुई है, इसके पीछे की जमीन है, इसके सारे कागज मौजूद हैं और सारे मतलब सब मौजूद है। वक्फ बोर्ड में दर्ज है ये, और यहाँ के ऊपर बेईमानियां करके इन लोगों ने नकली दस्तावेज बनाए हैं और उसके जरिए से बैनामे नकली हैं। वक्फ बोर्ड का केस वक्फ ट्रिब्यूनल में चला गया। दावा किया जा रहा है कि 1862 बंदोबस्त नक्शे में भी इस जमीन के वक्फ प्रॉपर्टी होने का जिक्र तक नहीं है, लेकिन जैसे इस जमीन की कीमत बढ़ी, वक्फ बोर्ड की नीयत डोल गई। ठाकुरगंज इलाके में जहां तक आपकी प्रॉपर्टीज पर नजर जाएगी, वहां तक वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा किया जाता है कि ये सारी प्रॉपर्टीज उनकी है। 10 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा की ये जमीन है। बहुत सारे मकान बन चुके हैं, बहुत सारे प्लॉट्स कट चुके हैं, बहुत सारे लोग अपने मकान अभी भी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये पूरी जमीन इनकी है। और इसी को लेकर के बाकायदा संघर्ष भी हुआ है, बाकायदा मुकदमेबाजी भी हुई है, ट्रिब्यूनल में बाकायदा मामला भी चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका फैसला नहीं हो पाया। वक्फ बोर्ड की मनमानी का आलम यह है कि इस जमीन पर निर्माण को लेकर कोई कोर्ट स्टे नहीं आया, लेकिन फिर भी लोगों ने बनते मकानों का काम रोक दिया। लगातार हो रहे विवाद के चलते कुछ लोग तो कॉलोनी छोड़कर भी चले गए। आप बताइए, आपकी भी यहाँ पे प्रॉपर्टी है? जी, मकान है मेरा। उसको लेकर के भी कहा जाता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। पूरी प्रॉपर्टी को कहते हैं मेरा है। यहाँ क्या पीछे तक की जितनी भी गली की उस पार तक की पूरा कहते हैं सब मेरे ही, कब्रिस्तान तक। क्या नाम है आपका और कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? सलमान कहते हैं मुझे। 2020 से मैं हूँ। 2020 जी। प्रॉपर्टीज के पेपर हैं, प्रॉपर रजिस्ट्री आपके पास? पेपर रजिस्ट्री मैंने कराई है, रजिस्ट्री जिनके नाम से कराई थी उसको भी मैंने वेरीफाई कराया था, वो भी रजिस्ट्री सही पाई गई थी। तब उसके बाद जब छानबीन करने के बाद तब मैंने जमीन खरीदी थी, उसके बाद बनवाया मैंने यहाँ पे सबसे पहला प्लाट लिया था 2016 में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैज़म सिद्दीकी है और मेरा एक प्लाट आगे और पड़ा जो निर्माण हो रहा था रोक दिया गया। मौलाना कल्बे जवाद साहब के आने के बाद से बगैर किसी स्टे के, बगैर किसी पेपर को रोक दिया गया है। उसको बनने नहीं दिया जा रहा है जबरन। जब भी उस पर काम चालू करते हैं तो पुलिस आके रोक जाती है। ये विवादित है? ये विवादित है। मौलाना साहब आए हैं और विवाद बढ़ जाएगा इसमें, ये कह करके काम रोक दिया जाता है। इससे हम लोग काफी त्रस्त हैं। वक्फ बोर्ड की नजर सरकारी इमारतों और रिहायशी कॉलोनियों पर ही नहीं है, सदियों पुराने मंदिरों पर भी वक्फ बोर्ड दावा ठोककर विवादों में घिर चुका है। यह लखनऊ के सादतगंज का प्राचीन शिवालय है, जिस पर साल 2016 में अचानक वक्फ बोर्ड की नजर पड़ गई। यह शिवालय करीब 250 साल पुराना बताया जाता है। इसके आसपास बना कुआं और बनावट इसकी तस्दीक भी करती है। कई पीढ़ियों से लोग इस शिवालय में पूजा करने आ रहे हैं। इसके पहले हमारे पिता 50 साल से पूजा करते थे, अब हम देखभाल करते हैं। कितना पुराना मंदिर है ये? मंदिर कम से कम 100-150 साल पुराना है। हमारे पिता को भी नहीं पता कितना पुराना है। और जो कुआं है, कुएं का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? मंदिर साथ में था। साल 2016 में अचानक वक्फ बोर्ड ने मंदिर की जमीन को अपना बता दिया। इसे लेकर दावा भी ठोक दिया। साल 2016 में जब सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो इस जमीन को, जिस पर मंदिर है, जिस पर शिवालय है, जिसमें दूसरे देवी देवताओं के मंदिर हैं, इस भूमि को, इस जमीन को, जिसमें सैकड़ों सालों से
पूजा होती है भगवान शंकर की शिवालय में, इसी शिवालय को वक्फ की प्रॉपर्टी के तौर पर दर्ज कर दिया गया था और इसके लिए बाकायदा जो कम्युनिकेशन हुआ था, जो पेपर्स हुए थे, उसके जरिए बाकायदा वक्फ ने क्लेम कर दिया था कि ये जमीन दरअसल जिसमें सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर बना हुआ है, ये उसकी है। सैकड़ों वर्ष पुराना ये मंदिर है और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो ठीक बगल का कुआं है जिसपे लोग पूजा अर्चना का काम करते हैं, उसमें भी लखोरी की ईंटें लगी हुई हैं। लखोरी की ईंटें लगने होने का साफ मतलब ये है कि ये जो कुआं है, ये जो मंदिर है, ये परिसर है, ये 200 साल कम से कम पुराना है। लोग बताते हैं 250 से 300 साल भी पुराना पूरी प्रॉपर्टी हो सकती है। मंदिर पर वक्फ के दावे का सच अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस मंदिर के पास ही वक्फ की जमीन है। लोगों का कहना है कि वक्फ की जमीन मुख्तार अंसारी की पत्नी अबशा अंसारी के नाम करा दी गई। जमीन पर अंसारी परिवार ने प्लॉट काट दिए, बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर बेच दी। मंदिर से सटा तालाब तक भूमाफियाओं ने बेच डाला। वक्फ की असल जमीन खुर्द बुर्द कर दी गई और वक्फ बोर्ड ने मंदिर की जमीन को अपना बता दिया। लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। वक्फ बोर्ड की नजर इस इकलौते मंदिर पर ही नहीं पड़ी है। ये सादतगंज का ही अन्नपूर्णा मंदिर है जो 1962 के रेवेन्यू रिकॉर्ड में हिंदू मंदिर के नाम से दर्ज है। सैकड़ों भक्त रोजाना इस मंदिर में आते हैं। साल 2016 में शिया वक्फ बोर्ड ने इसे वक्फ संपत्ति में दर्ज करा दिया। मंदिर को वक्फ संपत्ति घोषित करने पर बवाल मच गया और शिया वक्फ बोर्ड को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। वक्फ बोर्ड ने जमीन के मामलों में मनमानी यूपी, कर्नाटक या तमिलनाडु में नहीं की। भारत के बड़े बड़े राज्यों में जमीन पर कब्जे का बड़ा खेल सालों से चला आ रहा है। इसकी तहकीकात जारी है। अभी तक अपने आप को वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में बताया। किसी भी प्रॉपर्टी की कीमत उसकी लोकेशन से होती है। आप जानते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी की लोकेशन कहां कहां है जिनका वो इस्तेमाल कर रहा है। यकीन मानिए वो बेशकीमती है और वो प्रॉपर्टीज जहां पर वक्फ अपना दावा कर रहा है, अगर आप उनकी लोकेशन के बारे में जानेंगे, उनकी डिटेल जानेंगे, तो आप उनकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देश की संसद राजधानी दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, दिल्ली का वसंत विहार, दिल्ली की जिस संसद में बैठकर वक्फ पर कानून बनाया गया, 90 के दशक में वक्फ बोर्ड को ताकत दी गई। वक्फ बोर्ड ने उसी संसद के पास बनी नई संसद की जमीन को अपनी जायदाद बता दिया। देश की राजधानी दिल्ली में एक दो नहीं, 10-20 भी नहीं, वक्फ की 123 प्रॉपर्टी पर विवाद है। साल 2014 में मनमोहन सरकार ने वक्फ बोर्ड को 123 प्रॉपर्टी नोटिफाई की। मोदी सरकार बनने के बाद इस फैसले को बदल दिया गया। मनमोहन सरकार में जो 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दी गई, उनकी कीमत लाखों करोड़ों में नहीं, अरबों में है। इन प्रॉपर्टीज की तहकीकात हमने निजामुद्दीन इलाके से शुरू की, जहां वक्फ की 10 संपत्तियों पर टेंशन हाई है। यह दिल्ली की मशहूर मदीना मस्जिद है। इस मस्जिद की गिनती राजधानी की सबसे पुरानी मस्जिदों में होती है। केंद्र सरकार ने जिन 123 प्रॉपर्टी पर अपना दावा किया है, मदीना मस्जिद भी उनमें से एक है। मदीना मस्जिद के आसपास कुल 9 एकड़ जमीन है। वक्फ बोर्ड ने पूरी 9 एकड़ जमीन पर अपना दावा किया। कई दशक तक LNDO से वक्फ बोर्ड का विवाद चला। कोर्ट से 8 एकड़ जमीन LNDO को मिल गई क्योंकि वक्फ बोर्ड सही कागजात नहीं दिखा सका। मैं इस वक्त निजामुद्दीन इलाके की सुंदर नर्सरी के करीब हूँ और जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये जो ज़मीन है ये खसरा नंबर 484 है। इस ज़मीन को लेकर जहाँ इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक बाउंड्री
कर दी गई है टिन शेड से। ये ज़मीन LNDO और वक्फ बोर्ड के दरमियान इस पर लंबा जो विवाद है वो चला कोर्ट में, और ये पूरी ज़मीन करीब 8 एकड़ ज़मीन है, जहां इस वक्त जो CISF है वो यहाँ निर्माण कार्य कर रही है, और एक सुप्रीम कोर्ट के जो स्टाफ क्वार्टर है उनको यहाँ पर रहने के लिए बनाया जा रहा है। कुछ साल पहले तक यहाँ झुग्गी झोपड़ी होती थी और कई तरह का अतिक्रमण था, जिस पर LNDO ये कहता था कि ज़मीन उसकी है, और वक्फ बोर्ड कहता था कि यहाँ तो कब्रें हैं, तमाम चीज़ें, इसलिए ज़मीन उसकी है। तो ये जो मामला है वो चला कोर्ट में, और कई सालों तक कोर्ट में चलता रहा। दिल्ली वक्फ बोर्ड ये साबित करने में नाकाम रहा कि ज़मीन उसकी है, जिसके बाद ये अदालत में LNDO को दे दी गई। वक्फ बोर्ड का कहना है कि जिस जमीन पर LNDO दावा करती है उस जमीन पर सालों पहले तक कब्रें हुआ करती थी। शुरुआती दौर में इस पर अतिक्रमण हुआ, इसके बाद जमीन पर LNDO ने क्लेम कर दिया। वक्फ बोर्ड कभी भी फिजिकली इसको ले नहीं पाया। अच्छा। जब 1976 में जब सर्वे हुआ था तो उस टाइम में 450 कब्रें थी यहाँ पे। उनके रिकॉर्ड थी, यहाँ कब्र थी वहाँ पे, जो अमेंडेड कब्रिस्तान था ये, लेकिन वो कुछ लोगों ने यहाँ पे इंक्रोचमेंट करके और वो उसको कब्रें खत्म कर दी। ये दिल्ली के पॉश इलाके में बनी लाल मस्जिद है। वक्फ बोर्ड ने इस मस्जिद के पीछे की जमीन पर दावा ठोका, जबकि CRPF इस जमीन को अपना बताती रही। लाल मस्जिद के आसपास की कई एकड़ जमीन पर 40 साल केस चला। कोर्ट ने जमीन को लेकर CRPF के हक में फैसला सुनाया, क्योंकि वक्फ बोर्ड जमीन से जुड़े सही दस्तावेज कोर्ट में नहीं दे सका। लिखा हुआ है बाकायदा लाल मस्जिद, और दिल्ली जो वक्फ बोर्ड है उसके तहत ये मस्जिद आती है। इस जमीन को लेकर क्योंकि काफी दिनों तक विवाद चला, और पीछे आप जो निर्माण कार्य इस वक्त देख रहे हैं CRPF के द्वारा कराया जा रहा है। मस्जिद का या दिल्ली वक्फ बोर्ड का यह दावा था कि जो पीछे की ज़मीन है कई एकड़ ज़मीन वो दिल्ली वक्फ बोर्ड की है। हालांकि CRPF ये कहती थी कि ज़मीन उसकी है और यहाँ पर उसका ऑफिस बनेगा, और हमने देखा कि करीब 40 सालों तक ये मामला चलता रहा, एक तरीके से विवाद चलता रहा। 2019 में कई बार इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी कि जब भी CRPF यहाँ कब्जा लेने के लिए आई तो कई बार विवाद की स्थिति बनी, काफ़ी लोग इकट्ठा भी हो जाते थे। हालांकि बाद में कोर्ट के आदेश पर ये जमीन CRPF को दी गई। दिल्ली के 5 स्टार होटल के पास खुसरो पार्क की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड बनाम DDA विवाद चल रहा है। ये भी उन 123 प्रॉपर्टीज में से एक है जिसे वक्फ बोर्ड अपना बताता है। खुसरो पार्क 12.8 एकड़ में फैला है, अंदर मस्जिद बनी हुई है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि अरबों की पूरी जमीन उसकी है, जबकि DDA इस जमीन को अपना बता रहा है। कई साल से ये केस भी कोर्ट में पेंडिंग है। मैं इस वक्त दिल्ली के निजामुद्दीन में मौजूद खुसरो पार्क में हूं, और ये खुसरो पार्क, इस पर भी DDA वर्सेस वक्फ बोर्ड लड़ाई पिछले कई सालों से चल रही है। वक्फ बोर्ड ये कहता है कि यहाँ पर मस्जिद है, दरगाहें हैं, कब्र है, इसलिए ये उसकी ज़मीन है। और ये कई, क्योंकि 1-2 एकड़ नहीं बल्कि कई एकड़ ज़मीन है। आप देखेंगे पूरा जो जंगल है वो आपको दिखाई देगा। पॉश इलाका है ये। इसके बिल्कुल करीब में आपको दिखेगा ये मेन रोड है जो निजामुद्दीन और ITO को जोड़ता है। एक सामने बिल्कुल 5 सितारा होटल है, यानी कि बेहद पॉश इलाका है, और यहाँ पर कई एकड़ ज़मीन है जो DDA और वक्फ बोर्ड के दरमियान इसको लेकर विवाद है। दिल्ली में मस्जिदों के आसपास की जमीन पर ही वक्फ ने अपना दावा नहीं ठोका है। रेलवे की पटरियों और ऑफिस तक वक्फ बोर्ड के टारगेट पर आ चुके हैं। दिल्ली की दया बस्ती में उत्तरी रेलवे के ऑफिस बने हुए हैं। सालों से रेलवे इस जमीन पर काबिज है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि इस जमीन पर नई मवाली मस्जिद बनी हुई है, जबकि रेलवे इस जमीन पर किसी भी पुरानी मस्जिद के होने से इनकार करता है। दया बस्ती का ये वो इलाका है जहां पे फिलहाल बोर्ड लगा हुआ है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 6th बटालियन का। इस जमीन पर कई लंबा ये बटालियन की जमीन है, अंदर ऑफिस है, जवान यहाँ पे रहते हैं। लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ये दावा पेश किया है कि कई साल पहले इस जमीन पर एक मस्जिद हुआ करती थी। मस्जिद का नाम है मस्जिद नईम वाली,
और उसी जमीन को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने वक्फ का बताया है। लेकिन रेलवे ने ये साफ कर दिया है कि यहाँ पे रेलवे के ऑफिस हैं, आरपीएफ फोर्स यहाँ पे है। रेलवे का पुराना अकाउंट ऑफिस यहाँ पे हुआ करता था, जिसे फिलहाल स्टेट एंट्री रोड में शिफ्ट किया गया है। दिल्ली कस्टमर केयर इंस्टीट्यूट भी इसी जमीन पर है। रेलवे ने लिखित में वक्फ बोर्ड को ये जवाब दिया है कि यहाँ पे अंदर कोई मस्जिद नहीं है। दिल्ली के शादरा रेलवे स्टेशन पर भी वक्फ बोर्ड अपना हक जता चुका है। शादरा रेलवे स्टेशन के पास बनी एक मजार को इसका बेस बनाया गया। रेलवे की पटरियों के पास चांद बाबा की मजार है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि रेलवे की पटरियां जिस जगह पर हैं, वहां कब्रिस्तान हुआ करता था और यह पूरी वक्फ प्रॉपर्टी है। सालों से इस मजार पर आ रहे लोगों ने भी कभी यहां कब्रिस्तान नहीं देखा, किसी मुर्दे को दफन करते नहीं देखा। सालों से यहां पटरियां ही हैं। कब से मजार यहाँ पे? ये तो जी कब हम तो कब जब से हम आए ना जब से ही देख रहे हैं जी। कितने साल? हाँ कम से कम हो गया 30-35 साल हो गए। किसकी मजार है? चांद सा बाबा। आप बता रहे थे कब्रिस्तान का। हाँ ये कब्रिस्तान बताते हैं जी, बड़े बड़े जो हमसे आके जो बैठते हैं ना आजा वे कब्रिस्तान बताते हैं। दिल्ली में जहां भी हम गए, वक्फ बोर्ड के दावों की पोल खुल गई। वक्फ ने अरबों की जमीन पर दावा तो किया, लेकिन किसी भी जमीन के कागज तक नहीं दिखा सका। दिल्ली से निकलकर हमारी तहकीकात बिहार में उस जगह पर पहुंची जिसका जिक्र संसद में सांसद रविशंकर ने किया। पटना के गर्दनी बाग में तालाब बना है। इस तालाब पर कई दशक से महिलाएं छठ पूजा करती आ रही हैं। अभी भी कुछ महिलाएं पूजा के लिए तालाब के पास मौजूद हैं। इसी तालाब के पास एक मस्जिद भी बनी है। अचानक एक दिन वक्फ ट्रिब्यूनल ने इस जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर नोटिफाई कर दिया। किसी को नोटिस तक नहीं दिया। ये वो तालाब है जो सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है 1.34 एकड़ में, और इस तालाब में छठ व्रती महिलाएं कई दशकों से यहाँ पर छठ मनाती आई हैं। और चूंकि बिहार में अभी चैती छठ मनाया भी जा रहा है, तो इस सिलसिले में अभी भी आप देखिए काफ़ी महिलाएं यहाँ पर तैयारी के लिए यहाँ पर पहुँची हुई हैं। लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल ने इसे वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। और चूंकि ठीक इसी तालाब के सटे हुए यहाँ पर एक मस्जिद भी है। यहाँ देखिए ये मस्जिद है, और इस मस्जिद से जुड़ी कमेटी और लोगों ने इसे वक्फ की प्रॉपर्टी बताया, और इसको लेकर जब दावा किया गया तो लोग हैरान रह गए, जबकि लोग इसका सच कुछ और ही बताते हैं। गर्दनी बाग का तालाब 1.34 एकड़ में फैला हुआ है। रिकॉर्ड में इसका नंबर 1427 है। लोगों के पास अंग्रेजों के जमाने के कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें लिखा है कि 1427 नंबर की जगह वक्फ बोर्ड को 1344 नंबर की जमीन दी गई। नक्शा लोगों ने जुटाया है, और ये जो आपको नजर आ रहा है बी जहां लिखा हुआ है, ये प्लॉट नंबर है 1427। ये तालाब की जमीन है, और इसके बदले में 1920 में अंग्रेजों ने प्लॉट नंबर 1344 जिसमें ए लिखा हुआ है ये ट्रांसफर कर दिया था। और यहाँ देखिए इसका जिक्र भी है। दरअसल जहाँ पर अभी तालाब है, ये बहुत पहले कभी यहाँ पर मुसलमानों की ज़मीन रही होगी, और अंग्रेज़ों ने इस ज़मीन के बदले में दूसरी जगह जिसका जिक्र इस नक्शे में किया हुआ है यहाँ पर कर दिया है। और इसका जिक्र भी है, यहाँ देखिए ऊपर के हिस्से में देखिए नोट, द प्लॉट नंबर 1344 मार्क्ड ए इज प्रपोज टू बी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ ग्राउंड मार्क्ड बी। यानी ये तालाब की जो जमीन है ए, इसके बदले बी, इसके बदले में ए वाली जमीन यहां दी जा चुकी है। जमीन का सच जाने बिना ही वक्फ बोर्ड ने सरकारी जमीन पर दावा कर दिया। वक्फ ट्रिब्यूनल ने फैसला भी सुना दिया और वक्फ बोर्ड के लोग निर्माण करने भी आ गए। जबकि इस प्लॉट की जगह जो जमीन मिली है वो पहले ही वक्फ बोर्ड के कब्जे में है। 25 साल से ज्यादा साल में 2 बार छठ होता है, एक कार्तिक एक चैती, 2 बार में छठ होता है। और ये 3 साल पहले ये लोग दुकान लगाने के लिए पिलर, रेडीमेड पिलर लेके, हाँ मस्जिद कमेटी के लोग थे, वो लोग ने आके इसमें घेराबंदी करना चाहे कि प्लॉट बाय प्लॉट हम इसको दुकान बनाएंगे। बोर्ड का डिसीजन क्या आया?
वक्फ बोर्ड को ओटीसी जो ये लोग ने दावे किया थे कि हम कर ये हाँ उसी को मान लिया और किसी को हम लोग को नहीं बताया, किसी को नोटिस नहीं, न गर्दरिमा की स्कूटी का, न यहाँ के विधायक को, न यहाँ के हम यहाँ के करता धरता हैं। कोई नोटिस भी नहीं आया वक्फ बोर्ड की? कुछ नहीं। इतना बड़ा तो गेंदा खेलते थे, पिलर था यहाँ सब जगह, स्क्वायर टाइप का पिलर था, सब तोड़ ताड़ के कर दी खत्म। ये तालाब है, सब लोग पूजा करते हैं, 25 साल से पूजा हो रही है और यहाँ तो जो घूमने का जो है वॉकिंग का है, हिंदू मुस्लिम सब समुदाय के लोग घूमेंगे, है ना। अब वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे हमारा ज़मीन था, इसके बदले मतलब दमड़िया में दिया हुआ है, इससे ज़्यादा ज़मीन दिया हुआ है, ये आपको 1920 में दिया हुआ है। पटना में वक्फ बोर्ड सरकारी जमीन पर हक जताने आ गया, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास पहले से जो जमीन है उनकी स्थिति आपको हैरान कर देगी। ये पटना का डाक बंगला चौराहा है, जहां बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स और मॉल्स बने हुए हैं। शिया वक्फ बोर्ड इस इलाके में 30 प्रॉपर्टीज पर अपना दावा करता है, लेकिन वो किसी भी प्रॉपर्टी को अतिक्रमण होने से नहीं बचा सका। 30 में से सिर्फ एक प्रॉपर्टी पर अभी तक शिया वक्फ बोर्ड केस जीत सका है। पूरे बिहार की बात करें तो शिया वक्फ बोर्ड के पास कुल 327 प्रॉपर्टीज हैं। इनमें से 138 के केस वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। 37 प्रॉपर्टी का मुकदमा हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। यानी वक्फ खुद अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बचा सका और सरकारी संपत्ति पर हक जताने पहुंच गया। खास बात यह है कि ये कब्जे किसी सरकार ने नहीं किए, ये जमीन किसी नेता ने नहीं छीनी। ज्यादातर केस में प्रॉपर्टी के मुतवल्ली ने ही पूरा खेल कर दिया। पहले के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, जब वक्फ अमेंडमेंट 1995 जब आया, 1913 आया, तो उस वक्त का कुछ उसके पहले जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, लोग पावर नहीं था, मतलब मिसयूज हो रहा था। लेकिन जब कानून जो सख्त हुआ तो बोर्ड का जब बोर्ड की अहमियत बढ़ी तो बोर्ड उस पर शिकंजा कसना शुरू किया। अब जांच पड़ताल करने के बाद मालूम हुआ कि लोगों ने बेचा है, तो हम उसके खिलाफ गए और तो हम लोग केस भी किया, हम लोग FIR भी करते हैं जिन्होंने बेचा। क्या मुतवल्ली की भूमिका इसमें हो सकती है? इसमें मुतवल्ली की भूमिका कहीं हो सकती है, इससे इनकार नहीं करता, लेकिन ज्यादातर लोग कहीं गलत तरीके से रजिस्ट्री कर लिया, आप वारिस नहीं हैं और वारिस आप हैं, हमको बना के किसी ने ले लिया, इस तरह से घटनाएं घटी हैं। बिहार से निकलकर हमारी तहकीकात हरियाणा के यमुनानगर पहुंची। हम ठीक उस जगह पर पहुंचे जिसका जिक्र संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। यमुनानगर के जठलाना में आजादी के बाद का गुरुद्वारा बना है और इसी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। जमीन के मालिकों का दावा है कि यह जमीन 1947 में बंटवारे के वक्त पाकिस्तान से भारत आने पर उन्हें अलॉट की गई। सरकार ने यह जमीन गोविंद लाल मस्तान के नाम से अलॉट की। उन्होंने यह जमीन गुरुद्वारे को दान दे दी। 1968 में वक्फ बोर्ड ने इस जमीन को जामा मस्जिद बताया और मुकदमा शुरू हो गया। 1947 में जब बंटवारा होता है तो वहां से पंजाबी कम्युनिटी जो आती है जंग इलाके से, वो यहां पर पहुंचती है और उनके नाम पर यह जगह अलॉट होती है और जिनके नाम पर यह जगह अलॉट होती है उनका नाम है गोविंद लाल मस्तान चंद। ये बकायदा डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर उनके नाम का जिक्र भी किया गया है कि ये इनको अलॉट हुई है। और उसके बाद 1965 में जब वक्फ बोर्ड अस्तित्व में आता है तो 1968 में इस जगह को लेकर पहला केस दायर किया जाता है और केस जो है वो मस्तान चंद थे उनके खिलाफ दायर किया जाता है। सिख समाज के लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने मस्जिद की जमीन 2300 स्क्वायर फीट बताई है, जबकि गुरुद्वारे का एरिया 5400 स्क्वायर फीट से ज्यादा है। गुजरात के द्वारका जिले के नवाद्रा इलाके में खेत के बीच हाजी मस्तान की दरगाह बनी है। सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड में यह जमीन रामीबेन भीमा और रामसी भाई भीमा के नाम से दर्ज है। इस जमीन पर कई दशक पहले चुपचाप छोटी सी मजार बना दी गई। कुछ साल बाद ट्रस्ट बनाकर दरगाह का निर्माण कर दिया गया। दरगाह बनने के बाद इसे वक्फ बोर्ड से नोटिफाई भी करा लिया गया। सालों पुराने सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस जमीन पर कहीं भी दरगाह होने का जिक्र तक नहीं है, लेकिन वक्फ एक्ट में नोटिफाई होने के चलते इस पर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। वक्फ एक्ट का बेजा इस्तेमाल जामनगर में भी खूब किया गया। जामनगर के रतनबाई मस्जिद मार्केट के सैकड़ों दुकानदार वक्फ बोर्ड के आदेश से परेशान हैं।
जामनगर में रतनबाई मस्जिद मार्केट 100 साल से चल रहा है। जामा मस्जिद कमेटी का ट्रस्ट इन लोगों से किराया वसूलता था। 2014 में ये मस्जिद अचानक वक्फ बोर्ड में नोटिफाई करा दी गई। इसके बाद जो किराया 50 रुपए था उसे बढ़ाकर 10,000 रुपए तक कर दिया गया। जामनगर के दरबारगढ़ में रतनबाई की मस्जिद जो है उसके आसपास कई दुकानदार हैं, उस अहाते में कई दुकानदार हैं जो कि उसके लीगल ऑक्यूपेंट्स हैं। सालों से ये दुकानें जो हैं वो उनके कब्जे में हैं, लेकिन फिर भी आज वो अपनी ही दुकानों को बचाने के लिए ट्रिब्यूनल्स के दरवाजे खटखटा रहे हैं। क्योंकि कहानी ये है कि आज से करीब 100 साल पहले जाम साहब ने, जामनगर के जो राजा थे, उन्होंने ये मस्जिद गिफ्ट में दी थी और जिसे आज से करीब 60-70 साल पहले जुमा मस्जिद ट्रस्ट ने बाद में एक्वायर कर लिया और दुकानदारों को ये जो दुकानें हैं वो बेच भी दी गई। बहुत स्मूथली ये काम चल रहा था, लेकिन जैसे ही वक्फ एक्ट जो है वो अमल में आया 1995 में और 2013 में जब संशोधन हुए, उसके बाद ट्रस्ट ने ये सारा का सारा एरिया जो है उसको वक्फ बोर्ड में नोटिफाई करवा लिया और उसके बाद सारा खेल शुरू हुआ, जिसके चलते दुकानदारों से ये कहा जा रहा है पिछले कुछ सालों से या तो वो कई 100 गुना बढ़ा हुआ किराया दें या फिर ये दुकानें खाली कर दें। सूरत में तो वक्फ बोर्ड ने नियमों की सारी हदें पार कर दी। सूरत में मुगल सराय इमारत सूरत महानगर निगम की प्रॉपर्टी है। इस बिल्डिंग में 150 साल से एसएमसी का ऑफिस चल रहा है। साल 2015 में अब्दुल्ला जारुल्ला ने इसे वक्फ की संपत्ति होने का आवेदन दे दिया। वक्फ बोर्ड ने भी ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए 2021 में इसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। सूरत महानगर निगम ने इस फैसले को वक्फ ट्रिब्यूनल में चुनौती दी तो ट्रिब्यूनल में वक्फ बोर्ड की पोल खुल गई। मुगल सराय इमारत को लेकर वो कोई दस्तावेजी सबूत नहीं दे सका।